हम लोग तुम्हें लास्ट क्लास क्या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर जो भी चीज़ है सारा कंप्लीट हो गया। कम करो उसको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड्स। किसको स्टार्ट करेंगे? थायराइड्स ग्लैंड। बेसिकली सबको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है, एक बेसिक कहाँ पे है, तो रूट ऑफ, कहाँ पर है, रूट ऑफ नेक बेसिकली कह सकते हो। ये जो आपका गर्दन है इस पे है, और उसके पास बटरफ्लाई शेप का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर लॉज करता है। और एक कॉमन चीज़ अगर हम लोग बात करें तो वो क्या ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि वहाँ से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा या थायरॉक्सिन जो भी कह सकते हो वो है। और कौन है, बस छोड़ो तो, बरन दो, पहले गेट तोड़ेगा होगा, बरन दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद जो होता है एक और उसमें कैल्सिटोनिन है। तो टोटल कितने हैं? 3 हार्मोन्स है जो कि वहाँ से मेनली हम लोग देखेंगे रिलीज होता है। तो एक जो मेजर्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो तीनों की बात करेंगे, बट एक क्वेश्चन यहाँ पर यह करती है कि जो थायराइड हार्मोन है वो क्या है, थायराइड में T3 और T4 दो ही आता है। क्या आता है? T3 एंड T4 दो हार्मोन्स आता है। खोलो तो, कौन पे क्या जी, गेट तोड़ने का प्लान है क्या? क्लास कर रहे तो सब आया ना, बंद करो, बंद करो, गेट बंद करो। क्लास कर रहे तो बाकी कहाँ करोगे? उसी क्लास का बच्चा आके बैठा ना जी, बीपीटेक है ना, बाकी क्या करेगा फिर? याद बना के रखे हुआ क्लास को। तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये चीज चल रहा था कि मैं तुमसे पूछा ये कि जब हम लोग थायराइड्स की बात करते हैं, जहां पे भी थायराइड्स ग्लैंड की जब बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन जो, उसको हार्मोन बनने के लिए क्या कोई सबस्ट्रेट चाहिए। तो जितने हार्मोन तो सबको पता कि भाई अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन और सब कुछ यूनिट्स चाहिए, जिसमें एक आयोडीन का बड़ा रोल होता है इसके अंदर में। किसका रोल होता है? आयोडीन का एक बहुत बड़ा रोल है थायराइड्स की ग्लैंड। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना, थायराइड्स ग्लैंड के रिगार्डिंग, है ना। तो आयोडीन जो है वो बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन के प्रेजेंस में थायराइड हार्मोन बनता है। आयोडीन एक तरह का समझो रॉ मटेरियल्स में से एक रॉ मटेरियल है जो नेसेसरी, अगर इसको ये नहीं है तो थायराइड हार्मोन कंप्लीट नहीं होगा। अब एक सवाल है कि आयोडीन हम लोग को जो सोर्स है आयोडीन का, वो क्या है सोर्स आयोडीन का? कहां से हम लोग को मिलता है? जो हम लोग डाइट सोर्स से पहली बात करते, कहां से? डाइट से। अब डाइट में तुमसे कोई पूछे कि कहां से मिलता है, तो भाई जो हम लोग टेबल साल्ट यूज करते, क्या करते? टेबल साल्ट जो हम लोग यूज करते, जिसको नमक इंसेंस हम कह सकते, वहां से हमको आयोडीन मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या आयोडीन शुरू से नमक में रहा है? नमक को तो हम बनाते हैं, नमक नेचुरल तो नहीं है ना, नमक को तो हम ही बना रहे हैं ना एटलीस्ट, भले उसको ले करके जो भी प्रोसेस होगा अलग बेटर है। बट नमक क्या है, डायरेक्टली जैसे तुमको एप्पल मिल रहा है नेचुरल से, वो डायरेक्टली वाला सीन तो है नहीं। तो नमक क्या शुरू से नमक में आयोडीन था? नहीं था। एक टाइम पे इंडिया में खूब ये चलता था आयोडीन युक्त नमक, है ना, जब भी खाए तो आयोडीन युक्त नमक खाएं, आयोडीन को उसको मिला के खाएं। क्यों? क्योंकि देखा गया कि आयोडीन जो है बाकी डाइट से कंपनसेट नहीं हो पा रही है, और इसके वजह से बहुत क्या जो डेफिशिएंसी की वजह से जो क्या कहते हैं कि हार्मोन्स रिलीज कम हो रहे थे, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो रहा था। तो बात यहाँ पर ये आती है फिर सोचा कि नहीं, आयोडीन की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो सोचा ये गया कि इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो खाना पड़ेगा भाई, स्वाभाविक इसको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और जब खाने की बात यहाँ पर आई, और ऐसा चीज है कि वो रेगुलर लेना पड़ेगा। थायराइड हार्मोन तो रेगुलर चाहिए, मैं आगे फंक्शन ही बताऊंगा आपको। थायराइड हार्मोन रेगुलर चाहिए, तो जब थायराइड हार्मोन रेगुलर चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आयोडीन भी आपको क्या चाहिए, रेगुलर चाहिए। तो लोग जो भी इस टाइप के लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई आयोडीन को कहाँ रखा जाए। तो सोच से फैसला हुआ कि नमक में रखा जाए। क्वेश्चन है कि नमक में क्यों रखा गया आयोडीन को? चीनी के साथ क्यों नहीं दिया गया? अदर डाइट में क्यों नहीं दिया गया? बहुत सारे सोर्स में डाला जा सकता था। तो नमक के साथ, बोलता पानी में पियो जाकर, नमक के साथ ही आयोडीन में क्यों रखा गया? कौन वाला नमक? हर चीज में। कहा नमक में, खीर में नमक डाल के बनता है जी? मत बोलो ना कि नमक हर चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज में डालने की वजह से हम यूज करते हैं, है ना, ऐसा नहीं। और कोई बताओ,
टेस्ट, आयोडीन टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं। और बताओ, बॉन्ड बॉन्ड का चक्कर नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, है ना। और कोई बताओ, बोलो गलत सही होगा, बोलो जी। क्या? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से देखो, सबसे पहले हम यहां पर आते हैं द रिकमेंडेड डोज ऑफ आयोडीन। आयोडीन हमको चाहिए कितना, तो कहता है कि एक वीक में कितना चाहिए? 1 ग्राम चाहिए मात्र। कितना चाहिए? एक वीक में सिर्फ 1 ग्राम बॉडी की रिक्वायरमेंट। अगर एक्सेसिव आयोडीन भी होता तो वो टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में कर देगा। तो एक वीक में कितना चाहिए? 1 ग्राम चाहिए एक वीक में, 1 वीक में हमको चाहिए। और 1 ईयर में, 1 साल में मात्र बॉडी को 50 मिलीग्राम, मतलब 50 ग्राम चाहिए, है ना। क्या चाहिए? 50 ग्राम चाहिए। 50 ग्राम बहुत कम यूनिट आता है, बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। अब इतने कम को कुछ कहाँ रखे? चीनी में रखे तो चीनी तो लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ, मान लो एज चीनी को क्या कर रहा है, जरूरत अपने हिसाब कोई बहुत शुगर हाई लेके हो रहा है, अब किसी को डायबिटीज है वो छोड़ भी दे रहा है। बट अब यहां पर क्या कि जो नमक एक ऐसी चीज है जो लाइफ में आप कभी नहीं छोड़ सकते, है ना। कि एक अब दूसरा चीज ये है कि नमक एक ऐसी चीज है कि आपकी डेली डाइट्स का चीज है। वो चीनी डेली डाइट का चीज है, आप डेली मीठी चीज तो नहीं बना के खाते हो, लेकिन जो साल्ट है वो क्या है? डेली डाइट का चीज है। वो हर दिन आपको हर हाल में क्या होगा? लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हर दिन लेना ही पड़ेगा, मतलब कि आपके डाइट्स के अंदर में इसको ऐड करना ही पड़ेगा। और नमक में रखने का मतलब ये हुआ कि अगर नमक में रखेंगे तो आप नमक जरूर से ज्यादा ले भी नहीं सकते, खाना ही छोड़ दो। अगर नमक तेज हो जा रही तो क्या करते हो? खाना छोड़ देते हो ना। तो अगर आप एक्सेसिव भी कोशिश करेंगे खाने का तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको कहाँ रखा गया। और इसका जो क्लोरीन के साथ एब्जॉर्प्शन भी अच्छा देखा गया था दोस्तों, चीज है ना। तो इस वजह से आयोडीन को नमक के साथ रखा गया। पहली रीजन हम लोग कह सकते जो डेली रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये भी ऐसा चीज है कि चलो 50 ग्राम बॉडी चाहिए तो एक दिन खा लेते हैं, चलेगा साल भर, या 1 ग्राम ले लेते हैं, एक सप्ताह चलेगा नहीं। डेली रिक्वायरमेंट की चीज है ये। क्या है? डेली एक लेस अमाउंट, यानी पर वीक के हिसाब से 1 ग्राम है तो 1 डे के हिसाब से अपना निकाल लेना जो भी होगा, ठीक है। तो ये चीज जो हुआ, किस चीज का हुआ कि ऐसी नीड्स को आपको डेली, क्योंकि थायराइड आपकी बॉडी पे डेली मेटाबॉलिज्म एक्शन कर रहा है। मैं पढ़ाऊंगा आगे पता चलेगा कि डेली बेसिस पे उसको क्या कर रहा है, आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्शन कर रहा है। तो इसके लिए आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है, डेली सिंथेसिस होगा, तो रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे चाहिए होगा। तो कंटिन्यू चाहिए तो आपको लिखा चाहिए कि ऐसे डाइट में रखो जो हम लोग कंटिन्यू अपने डाइट में उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो नमक एक ऐसी डाइट से, मतलब कह सकते हो जो डाइट का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने डाइट में शामिल करते ही करते हैं। लेकिन मीठा तो जरूर नहीं, कभी मीठा होता है कभी नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल है कुछ भी, ठीक है। चल, तो ये चीज क्लियर रहना कि नमक आयोडीन युक्त ही इस्तेमाल करना है। थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा वेट वगैरह, चलो वेट क्या 15 से 20 ग्राम इन एडल्ट्स लगभग हम लोग देखते क्या होता है 15 से 20 ग्राम होता है। मेनली सिक्रेट्स, ये जो सिक्रेट्स करता है वो क्या करता है, मेनली T3 को करता है, जिसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या करता है T4, जिसको टेट्रा आइडोथायरोनिन के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। और तीसरा एक है कैल्सिटोनिन। तो 3 हार्मोन जो है यहाँ से निकलता है, किससे, थायराइड से, एंड इज स्टिमुलेटेड बाय द TSH बाय द, कहां से, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से अभी मैं पढ़ा था कि पिट्यूटरी से क्या आ रहा था, TSH, जो कौन से सेल से आता था, थायरोट्रॉप्स। क्या था, थायरोट्रॉप पिट्यूटरी का जो था वो रिलीज करता था क्या, TSH को। और यही TSH जो होगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर में मैं दिखाऊंगा, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उस फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है और फर्दर सिंथेसिस और ग्लैंड के सेल को भी मेंटेन करता है। मैं बताया था TSH का दो काम, एक तो चलो प्रोसेस एंड सेक्रेशन की बात आती है, और दूसरा ग्लैंड्स को भी मेंटेन, यानी थायराइड ग्लैंड को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। TSH सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, TSH सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। T3 एंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, T3 की जब हम बात करें, T3 कह रहा है कि 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4। यानी जब हम लोग बात करें पावर की बात करें, T3 और T4 में कौन स्ट्रांगली एक्ट करता है बॉडी के अंदर में, किसके पास काम करने की ज्यादा पावर है, थायराइड वाला एक्शन करने का ज्यादा पावर है, तो कहता है कि T3 जो पास, ये छोटा, T3 छोटा हो गया तो छोटा है, लेकिन इसके 4 गुना ज्यादा पावर है T3 का, किससे, T4 से 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स मोर पोटेंट है T3। बट लेकिन कह रहा है ये ज्यादा पावर तो है, बट द T3 इज प्रेजेंट जो है ब्लड स्ट्रीम में जो होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। बात समझ में आ रही,
क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है कौन, T3। अभी कहने के लिए T3 एंड T4, ये T3 T4 क्यों लिख रहे हैं मैं आगे समझाऊंगा, आगे आकर के जब सिंथेसिस में हम लोग आते। लेकिन एक बात और है, जब हम आगे में तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो अभी जैसे हम लोग पढ़े कि भाई तुम्हें पता है कि T3 क्या है, मोर पोटेंट है किससे, T4 से। क्लियर, ये चीज क्लियर है। T3 जो है वो मोर पोटेंट है, 4 टाइम्स पोटेंट है किससे भाई, T4 से पोटेंट। लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम में बात करें, किसमें, ब्लड में या प्लाज्मा, ब्लड या प्लाज्मा जो भी लिखो एक ही चीज है ना, ब्लड या प्लाज्मा में अमाउंट एंड क्वांटिटी की अगर हम लोग जब बात करेंगे, तो इसका जो मामला है T3 का जो मामला वो क्या है, लेस है, और इसका जो मामला वो लार्ज अमाउंट है। पावर इसके पास ज्यादा है लेकिन अमाउंट इसके पास क्या है, कम है। और पावर इसके पास, पावर मतलब पोटेंसी, और वो जो है इसके पास लेस है बट इसके अमाउंट्स क्या है, ज्यादा है। अब जब कभी कोई भी सेल, जब T3 या T4 कोई नॉर्मल टारगेट सेल जो होगा T3 एंड T4 का जो टारगेट सेल होगा, इस पे जब काम करने जाएगा, तो अभी मैं एक जनरल बता रहा हूं आपको, T3 जो होता है वो T3 जाके एक्शन करेगा, और T4 जब एक्शन करने के लिए होता है वो T4 का कन्वर्जन होता है, T4 T3 में बदल के तब एक्ट करता है। T4 डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं करता। तो मतलब कि एक T4 जो है, हाँ मैकेनिज्म, अभी मैं तुम्हें सुपरफिशियल बात कर रहे हैं हम लोग। तो T3 जो है वो T4 में, सॉरी T4 जो है वो किसमें कन्वर्ट, एक्शन एक्चुअल जो सेल पे एक्ट करता है वो T3 करता है। कौन करता है, T3 ही करता है। T3 T4 में कोई फर्क नहीं। जब चैन बनता है, क्या कहते हैं, उसके अंदर में कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, अमाइनो एसिड्स के चैन बन जाते हैं, तो उसमें जिसमें आयोडीन 3 लग गया उसको ट्राइआयोडोथायरोनिन, जिसमें आयोडीन 2 आके अटैच, सॉरी 4 आके अटैच हुआ उसको क्या बोलेंगे, टेट्राआयोडोथायरोनिन, है ना। हाँ क्या, नहीं इनएक्टिव नहीं, एक्टिव है भाई, इनएक्टिव कैसे बोलोगे, ये अभी इनएक्टिव बेसिक एक्शन तो ये भी है, इनएक्टिव तो T3 भी है, प्लाज्मा में काम कर गया थोड़ी ना। एक्टिव कब होता है, जब अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइंड होता है। तो उस फॉर्मेट में अगर बात करें कन्वर्जन वगैरह सर, तो ये तो ऐसे तो T3 भी इनएक्टिव है, प्लाज्मा में घूम रहा, कुछ नहीं करेगा। जब उसको अपने आप को रिसेप्टर, कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, चलो एक मिनट, हाँ तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना है कि T3 मोर पोटेंट है, छोटा है बस, ज्यादा पावरफुल है। T4 बड़ा है लेकिन लेस पावरफुल है, लेकिन अमाउंट में बड़ा वही है। T4 ही ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन वो भी एक्ट जब करेगा तो कन्वर्जन है किसमें, T3 में आकर के कन्वर्जन हो जाता है। तो ये चीज तुम्हें याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे थायराइड फॉलिकल्स, जब हम लोग देखेंगे, मान लो थायराइड ग्लैंड्स का, जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर में थायराइड फॉलिकल अलग अलग इस तरह के फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते, तो उसमें हम लोग देखते हैं एक बेसिकली एक सिंगल अलग में हम देखें, ये फॉलिकुलर है, ये फॉलिकल, तो यहाँ पर जो बने हुए बीच में ये क्या, ये ल्यूमेन्स है, और इस ल्यूमेन के अंदर में कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन कह सकते हैं यहाँ पर। ये एक तरह का समझो एक सिंथेटिक सब्सटेंस जब ये बनता है तो इधर की तरफ आता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो अलग अलग सेल तुमको देखते हैं, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है, और यही क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल रोल प्ले करेगा T4 T3 के सिंथेसिस में। किसमें, तो एक फॉलिकल्स ऐसे फॉलिकुलर कई अलग अलग फॉलिकल्स के बीच में ही क्या होता है ना, इसी फॉलिकल्स के बीच में, इसमें नहीं दिया क्या आगे से, नहीं, फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, एक और छोटा सा क्लस्टर्स ऑफ सेल होता है। क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल होता है, जिसको पारा फॉलिकल्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा फॉलिकल्स बोलते हैं। और इस पारा फॉलिकल से ही रिलीज होता है क्या, कैल्सिटोनिन। क्या रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन। ऑलरेडी यहीं से हम लोग देखते हैं पारा फॉलिकल्स, यानी मेजर जो मेन फॉलिकल्स है उसके सराउंडिंग में कुछ सेल के क्लस्टर्स होते हैं जिससे वहां रिलीज होता है। उसका कुछ कैपिलरीज वगैरह है, यहाँ पर कैपिलरीज का होना नेसेसरी है, क्योंकि इंडोक्राइन है, यहीं से तो निकलेगा, कैपिलरीज में जाएगा और पूरे आपके बॉडी में जहाँ तक सेल एंड टारगेट साइट से वहां तक जाएगा। तो कैपिलरीज है, ये सेल हो गया, मान लो ये इसके अंदर लिक्विड्स जो फॉलिकल्स बना होता है, उसके फॉलिकल्स के ल्यूमेन्स के अंदर में हम लोग बात करें तो एक सॉल्यूशन है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। और कैपिलरीज है, कैपिलरीज आरबीसी वगैरह ये सब। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि जो थायराइड ग्लैंड है, हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो वहां पर क्या फॉलिकल्स बने हुए हैं, है ना। इंडिविजुअल फॉलिकल से जो काम कर रहा है उसके बीच में जो कुछ क्लस्टर सबसे जो पैरा फॉलिकल्स हम लोग बोलते हैं, और वो पैरा फॉलिकल क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन। तो कोई तुमसे अगर तुम सिंपल सा तुमसे पूछे कि अगर ये बताओ कि भाई T3 T4 थायराइड ग्लैंड में किस सेल से रिलीज हो रहा है, किस सेल से बन रहा, तो मेन फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। और कैल्सिटोनिन कहां से निकल रहा, तो पैराफॉलिकल से वो निकल रहा, कहां से, जो मेन फॉलिकल्स के सराउंडिंग में कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल है, वहीं से क्या निकलता है, कैल्सिटोनिन निकलता है। ठीक, अब कहता है लार्ज नंबर ऑफ
क्लोज फॉलिकल्स है ना, कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोज फॉलिकल्स, यानी कि बंद बंद जो एक फॉलिकल्स है ना, ये सराउंडिंग क्लोज है ना, एक फॉलिकल्स यहाँ पर है, ये पूरा एक सेलुलर सेक्शन से क्या क्लोज है, फिर दूसरा क्या क्लोज है। तो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ क्लोज फॉलिकल 100 to 300 माइक्रोन डायमीटर, इसके जो डायमीटर्स होंगे वो लगभग कितना 100 से लेकर के 300 के आसपास डायमीटर देखने होते हैं। दिस इज फिल्ड विद द सेक्रेटरी सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइड्स, है ना। ये जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स का जो लुमेन्स है अंदर की तरफ जो ये चीजें हैं ये भरा हुआ होता है, और किस चीज से भरा हुआ होता है, एक सिक्रेटरी, इसके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अभी क्या नाम दिए, इसका नाम कोलॉइड्स हम लोग दिए, क्या दिए, कोलॉइड्स का नाम दिया, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है दिस मेजर कंटेंट ऑफ द कोलॉइड, अब कोलॉइड में है क्या, है ना। कोलॉइड तो मैंने सबका मिक्सचर है, वहां पर अलग अलग चीज सबको मिला के हमने कोलॉइड दिया। उस कोलॉइड्स के अंदर में जो मेजर कंटेंट है उसमें बेसिकली हम सबसे पहले देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है, उसके बाद क्या थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन यही ग्लोबिन से जो बनाएगा थायराइड हार्मोन, क्या बनाएगा, यही बनाएगा थायराइड, विच कंटेन अ थायराइड हार्मोन, और साथ साथ ये क्या करता, कंटेन करता है थायराइड हार्मोन को कंटेन। जब मैं सिंथेसिस पे आऊंगा तो मैं तो पहले थायराइड हार्मोन जब बनता है तो पहले एक बड़ा सा चैन बन जाता है, बड़ा सा क्या बन गया, चैन बन गया अमाइनो एसिड्स के। अब उसी के ऊपर में मान लो ऐसे चैन बन गया, चैन बन गया अलग अलग, है ना, ऐसे मान लो एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरह से क्या बना, चैन बन गया। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम इस चीज को समझ लो, चैन जब बन जाता है, अब पॉसिबल क्या होता है कि कभी कभी यहां पर आके बंद गया, इस पे मान लो ये ना आयोडीन है, ये कलर में आयोडीन को डिनोट कर रहा हूं, ये किसको, आयोडीन, हो सकता है इसके ऊपर 2 आयोडीन आके बाइंड करे, तो 2 और इस पे कर गया ये मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट बन जाएगा। अब इसको मान लो यहाँ से ब्रेक कर देंगे छोड़, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स मान लो, अब और भी हो सकता है चैन, जोड़ने के 2 पे बंद हो गया, और भी चैन हो सकता, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा 2 1 3, तो कितना ट्राई आयोडीन एंड T3 वो कहेंगे। सेम हो सकता है किसी पे 2 इधर 2 इधर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पे 2 2 4, तो बेसिकली क्या बनेगा, T4 हार्मोन है। तो बेसिकली जो T3 एंड T4 का जो डिफरेंशिएशन है वो मेजर रोल वर्क उसमें आयोडीन का नंबर उसके साथ जो बाइंड किया। सिंथेसिस में एक डिटेल हम लोग देखेंगे, बट अभी सिर्फ मेजर पॉइंट को तुम क्लियर रखना। अब यहां पर ये चीज क्लियर होगा कि जो कोलाइड्स है उसका मेजर कंटेंट का या थायरोग्लोबुलिन है और ग्लाइकोप्रोटीन है, 2 चीज इसके अंदर में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, सी सेल सिक्रेट द कैल्सिटोनिन, वही पैराफॉलिकुलर्स के अंदर में एक, उसके अंदर में क्या है, जो पैराफॉलिकल्स है उसके बेसिकली फॉलिकुलर सेल का स्पेशली नाम होता है क्या, सी सेल होता है। तो कैल्टोन क्या कहते हैं, जो कैल्सिटोनिन है वो क्या से रिलीज हो रहा है, तो सी सेल ऑफ पैराफॉलिकल्स कह सकते हैं, एंड इसे रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा। इसका काम क्या है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, किसके अंदर में, रेगुलेट का मतलब है कि भाई प्लाज्मा में यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल गिरा तो उसको रेज कराना, यदि अगर बहुत ज्यादा रेज कर गया है, अब डाइट लिए हो, बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट खा लियो तो ब्लड प्लाज्मा में थोड़ा सा कैल्शियम रीच करेगा, तो उसको मैनेज करना। हाँ, तो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है वो अकेला कैल्सिटोनिन का नहीं है, जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन भी अभी काम करेगा उसके लेकर के, है ना। तो बेसिकली कैल्सिटोनिन रेगुलेटर है, सिंपल। कैल्सिटोनिन क्या है, रेगुलेटर है, वो क्या काम करेगा भाई, तो कैल्शियम का लेवल जो है किसमें, प्लाज्मा के अंदर में, उसको वो क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन करने का। अभी सिंपल एक लाइन मैकेनिज्म, अभी सिर्फ तो फिजियोलॉजी पढ़ने का 2 एस्पेक्ट है, एक होता फंक्शन, ये तो सिर्फ मैं फंक्शन बता रहा हूं। अब जब फंक्शन ये समझ में आते तो मैं होता अगला स्टेप होता मैकेनिज्म, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट जो बनता है वो मैकेनिज्म से बनता है। ये पोर्शन है सिर्फ रटने का, और तुम्हें पढ़ने की जो है वो सिर्फ इतना ही, मैकेनिज्म कहीं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पलट के देख लेना, ठीक है। तुम्हें जो कितना होता है सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन मैकेनिज्म जब जानोगे ना तो फिर इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो कल को कोई चीज जो कभी भी किसी, जैसे अब ये इतने हार्मोन्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, थायराइड हार्मोन मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा, थायराइड का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, इंसुलिन, ये जो कॉमन चीज है ना उसका मैं हर एक का मैकेनिज्म पढ़ाऊँ। पिट्यूटरी में किसी का मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया, बहुत अनकॉमन है वो, क्योंकि थायराइड आजकल घर घर पड़े, घर घर में थायराइड, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म क्या बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड है, डायबिटिक बहुत सारे लोगों। तो अब जैसे तुम मैकेनिज्म जान जाओगे ना तो मेडिसिन कैसे एक्ट करता है वो भी तुम जान जाओगे। इसीलिए कहते हैं जिसकी फिजियोलॉजी अच्छी हो गई उसकी फार्माकोलॉजी बेटर होगा, ये एकदम डिट्टो है। तो जिसको कल को प्रैक्टिस करना है तो आज फिजियोलॉजी बहुत बेस्ट करना होगा, बेस्ट नहीं बहुत बेस्ट करना होगा।
ताकि जब फार्मा, जैसे बहुत सारे बच्चे फिजियोथेरेपी वालों का फार्मा आएगा आगे, मेरे ख्याल से ओटी फार्मा आएगा आगे, है ना। दो का तो मुझे पता है कि फार्मा आता ही आता है। जीएनएम के बच्चे होंगे ना, उसको फार्मा आएगा आगे। तो इस फार्मा जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाता हूँ फार्मा जब पढ़ोगे तो वहाँ पूरा का पूरा फिजियोलॉजी आएगा, बाइंड करे। तो अगर तुम्हारा फिजियोलॉजी गया, तो इसलिए कहा गया मेडिकल फील्ड करने में 3 P's इज टू मच। 3 P's, 3 P जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन? फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन जिसका स्ट्रांग है, इट इज अ गुड डायग्नोस्टिक उसका होगा, अच्छी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट होगी, इन सारा चीज, है ना। तो कॉम्बिनेशन पैथोलॉजी, देखो हम लोग जब पैथोलॉजी बात करते हैं तो एक्चुअल जो, अब बात आ गई एमएलटी की, हम बात करता हूँ, उनका स्ट्रांग होना चाहिए क्लिनिकल पैथोलॉजी, स्पेशल क्लिनिकल पैथोलॉजी एमएलटी के बच्चों को सबसे स्ट्रांग है। आपके सब्जेक्ट में है क्लिनिकल पैथोलॉजी। अगर आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो जिंदगी में पैथोलॉजी में कुछ नहीं कर पाओगे, ओपन बोलते, जिंदगी में नहीं कुछ कर पाओगे। बस वही कलेक्शन करना, दौड़ना, भागना, दिस एंड दैट जो हो रहा है मार्केटिंग। हम ये नहीं तुमको डिमोट कर रहे, तुमको हम किसी कारण से तुमको हम नीचे नहीं दिखाना चाह रहे, तुमको रियलिटी से दिखा रहे कि रियलिटी ये, तुम नहीं अपने आप को चेंज करोगे। आज दरभंगा की मार्केट में तुम घूम जाओ, माइक्रोस्कोपिक बहुत सेलेक्टेड पीस मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक जो होंगे वो क्या होगा, बहुत कम सेलेक्टेड पीस में तुमको माइक्रोस्कोपी के स्टूडेंट तुमको मिलेंगे। उसकी डिमांड ज्यादा है। लोग, एक व्यक्ति है वही अलग अलग जगह जाके क्या कर रहा है, कर पा रहा है। क्यों? आपने अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप नहीं किया। अब बहुत लोग बच्चे जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, बहुत मजा आता है। क्यों? वहां दिखता है एकदम कलर हरा पीला लाल हो रहा है ना, तो लाल हरा पीला में तो सबको मजा आता है। तो अभी ये ठीक सीखना हर एक चीज में, वो एने को नहीं सीखना, ये बहुत ईजी है सीखना। बायोकेमिस्ट्री 1 महीना काम कर लो बहुत है। अगर तुम दिल मन लगा के पढ़ के 1 महीना काम कर लिए, तुम काम को कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री रिपोर्टिंग क्या मोस्टली डिवाइस पे, सिस्टम, मशीन पे डिपेंडेंट। तुमको सीखना क्या, हिस्ट्रो सीखना, तुमको सीखना क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी सीखना, माइक्रोस्कोपी सीखना है। तो ये चीज जब तुम सीखते हो ना, तुम एक्चुअल क्या कहते हो पैथोलॉजिस्ट तुम बनते हो तब जाकर के, है ना। तो अपने चीजों को करना का ये चीज। अब अभी से तुम इस चीज को टारगेट रखो जो पर, अब तुम्हारा पैथोलॉजी पहला ईयर में फिजियोलॉजी है, नहीं बढ़िया होगा। हम खुल के बोलते पैथोलॉजी के बच्चों का अगर एनाटॉमी नहीं अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं लेना। पैथोलॉजी के बच्चों का एनाटॉमी नहीं बढ़िया है तो टेंशन उसका, लेकिन फिजियोलॉजी नहीं बढ़िया तो वो टेंशन लेना उसको। क्या हुआ? नहीं, वो उतना नहीं रिलेट करेगा। ठीक है, रिलेट तो करता, हर सब्जेक्ट रिलेट करता। मेरा कहने का मतलब उसके लिए टेंशन नहीं ले सकते आप। लेकिन फिजियोलॉजी नहीं, अगर आपका बढ़िया तो आपको टेंशन लेना है, और टेंशन जरूरत से ज्यादा लेना है, लेना ही नहीं है। नहीं तो फिर आज तुमने टेंशन लोगे तो क्या होगा, कल तुम्हारे ही लाइफ तुमको टेंशन देगा, है ना। तो फिर उस टाइम सोचते रह जाओगे। तो हाँ, तो इसलिए किसी चीज को अभी सपोज जैसा अभी हार्मोनल सब चल रहा है, डेफिनेटली तुम्हारा थायराइड प्रोफाइल हमेशा आएगा, ये आएगा, दिस एंड कंप्लेन। तो तुमको अपने आप को रेट करोगे ना। और जब तुम प्रैक्टिस में होते हो, जो भी अपना प्रैक्टिस जिसका हो, कोई लैब का हो, कोई ओटी का हो, जब तुम प्रैक्टिस में होते हो और तुम्हारी पढ़ी हुई चीज जब सामने आती है ना, तो बहुत अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हारे दिमाग में। जब वो घुसेगा, वो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग घुसेगी। तो अलग लेवल की तब अब ऐसे कोई सिखा रहा तब भी समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें रियलिटी को फील करना। अगर जो लोग जैसे बीपीटी के बच्चे कुछ अभी प्रैक्टिस में जा रहे हैं, तो उनको जो पढ़ी हुई चीज जब मिलती होगी ना, तो वो जो ब्रेन के अंदर इंटर करता है ना, वो अलग लेवल में करता है इंटर, है ना। तो इसलिए चीजों को पढ़ो और जब भी कहीं जाओ तो रिलेट करो उस चीजों को, है ना। या तुम लैब पे कोई चीज की हो, सपोज अगर मान लो लैब पे हो या रेडियोलॉजिकल सेंटर्स में हो या कहीं पे भी हो, तुमको कुछ मिल रहा है, तुम अगर पढ़े हो तो अपने नोट्स को पलटो या उसको कलेक्ट करके रखो, उसको कलेक्ट करके रखो। और जब उस टॉपिक पढ़ेगा तो उसको एक बार रिवाइज करो कि हम जब अपने टाइम पे ये चीज देखा था, तो तुमको मैथ जब मिलेगा तो तुमको इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। हाँ, ये रियलिटी है। अब हमें क्या होता, क्या प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को पढ़ाई को एक अलग रास्ता दिए हुआ और हॉस्पिटल को एक अलग रास्ता दिए हुआ है। ये जिंदगी में आप 2 अलग रास्ते पर रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। न तुम्हारा हॉस्पिटल बढ़िया से बनेगा, न तुम्हारा अब तुम्हारे